नमस्कार, समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। चलिए देखते हैं मुख्य बातें। नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में एक ऐसे बदलाव पर बात होगी जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। एकदम ब्रेकिंग न्यूज की तरह समझिए इसे। आज हम सीधे उस ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का फ्यूचर तय करेगा। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के जो पुराने नियम थे ना, वो अब तेजी से बदल रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या इंडियन बैंक्स हाई प्रॉफिट मार्जिन्स के इस अचानक खत्म होने वाले दौर में सर्वाइव कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस आरामदायक कंफर्ट जोन में बैंक्स अभी तक थे, उसकी बुनियाद अब पूरी तरह हिल चुकी है। चलिए इस विश्लेषण में इसका जवाब ढूंढते हैं। अब इस मुद्दे की गंभीरता एक रेड अलर्ट जैसी है। देखिए, इंडियन बैंक्स अभी तक जो एक लग्जरी 3% मार्जिन एंजॉय कर रहे थे ना, उसका गोल्डन एरा अब टूटने की कगार पर है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का संकेत है। इस बदलाव से निपटने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट सामने आया है। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ की तरफ से पेश की गई FY27 की मास्टर स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ेगा, बैंकिंग की पूरी रूल बुक ही बदल जाएगी। पुराने तरीके अब काम आने वाले नहीं हैं। लेकिन आखिर ये मार्जिन का चक्कर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM कहा जाता है। बस ये समझ लीजिए कि बैंक जो इंटरेस्ट लोन पर कमाता है और जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को देता है, उन दोनों के बीच को जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वही NIM है। इसे समझे बिना आगे का बदलाव समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अब आते हैं एक बेहद अलार्मिंग प्रेडिक्शन पर। जैसा कि डेटा दिखा रहा है, जितने भी डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहां इनहेरेंटली लोअर निम्स होते हैं, और यही सच अब इंडिया पर भी लागू होने वाला है। प्रेडिक्शन ये है कि निम अब 2.5% के क्रूशल मार्क से भी नीचे गिर जाएगा, यानी वो 3% वाले लग्जरी एरा के दरवाजे ऑफिशियली बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में मार्जिन्स गिरने पर बैंक्स आखिर कर क्या सकते हैं? देखिए, दो रास्ते हैं। पहला है टोटल बिजनेस फोकस। ये वो पुराना और थोड़ा खतरनाक तरीका है जहां सिर्फ अग्रेसिवली साइज बढ़ाने पर जोर होता है। और दूसरा है रेवेन्यू फोकस, जो कि एक स्मार्ट और मॉडर्न अप्रोच है। इसमें पूरे साइज के पीछे भागने के बजाय अपनी प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि एग्रेसिव ग्रोथ का सच बिल्कुल एक तेज दौड़ते घोड़े की सवारी जैसा होता है। उस पे बैठना तो आसान है, पर उतरना उतना ही मुश्किल। अगर ब्लाइंडली AAA बोरोवर्स को 6% पर सेफ लोन दिया जाएगा तो अगले साल वही लोग 7% डिमांड करेंगे। यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है। नियम यहां बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ लोन बांटना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल लोन बांटना जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये रियल प्रॉफिट आएगा कहां से? असली पैसा और प्राइसिंग का जो स्वीट स्पॉट है वो A से लेकर BBB रेटेड बोरोवर्स के सेगमेंट में छुपा हुआ है। ये लोन बुक का करीब 27% हिस्सा बनाते हैं। हर बैंक को अग्रेसिवली सेफ्टी और हायर प्रॉफिट यील्ड्स के बीच यहां एक बेहद सटीक बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। अब इन गिरते हुए ट्रेडिशनल लोन मार्जिन से बचने के लिए बैंक्स एक नई ढाल, एक नया शील्ड बना रहे हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इंडियन बैंक एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल लॉन्च कर रहा है। होगा ये कि जब लोन से प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा, तब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs को टारगेट करके इस नए आर्म से ट्रेडिशनल बैंकिंग के नुकसान को पूरा किया जाएगा। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ लोन्स तक सीमित नहीं है। डिपॉजिट्स की साइड में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। आज के मॉडर्न कस्टमर्स पूरी तरह बदल गए हैं। वो अब सिर्फ अपने पैसे अकाउंट में रखने वाले आइडल सेवर्स नहीं रहे, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। इस वजह से बैंक्स को अब सैलरी अकाउंट्स और फ्लोट इनकम पर कहीं ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और इंटरेस्ट रेट्स का भी ना एक अजीब सा स्टेलमेट चल रहा है। एक तरफ राइजिंग इन्फ्लेशन है जो रेट कट्स को रोक रही है, और दूसरी तरफ देश की ग्रोथ है जो रेट हाइक्स नहीं होने दे रही। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि MCLR अब बॉटम आउट हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर क्रेडिट डिमांड डिपॉजिट सप्लाई से आगे निकल गई तो मजबूरी में बैंक्स को रिटेल डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब इन सब बड़ी चुनौतियों के बीच एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये 3 स्टेप्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ECL की टेक्निकल प्रिपरेशन को डिफाइन करते हैं। पहला स्टेप, फ्यूचर रिस्क को शुरुआत में ही पहचान लेना। दूसरा, कैश प्रोविजंस को बिल्कुल रेडी रखना। और तीसरा, किसी भी आने वाले शॉक को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेना। देखिए, पहले लॉसेस के बाद एक्शन होता था, पर अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन इस सब में जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो है इसका शेयर स्केल। बैंक ने ठीक 5,000 करोड़ रुपए का कैपिटल रेस किया है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले ECL इंपैक्ट का साइज 4,000 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। तो यह 5,000 करोड़ का कैपिटल रेज एक मैसिव फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है जो इस पूरे इंपैक्ट को लगभग जीरो कर देगा। आपको पता है, पिछले 4 सालों से बैंक्स शांत बैठकर इस शॉक अब्जॉर्प्शन की तैयारी कर रहे थे, और आज उस प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग का नतीजा सबके सामने है। एकदम फ्लॉलेस क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि इस नई तैयारी की वजह से गवर्नमेंट की होल्डिंग 73.84% से स्लाइटली ड्रॉप होकर 70.9% पर जरूर आ गई है। और अगर हम FY27 के इन नए टारगेट्स को डीकोड करें तो पिक्चर बिल्कुल साफ दिखती है। रिटेल लोन्स को 21% से बढ़ाकर 25% तक करना है, और MSME लोन्स को 16% से 20% तक ले जाना है। एक और कमाल का बोनस स्टैट यहां निकल कर आता है।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 92% के आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो आखिर इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा और अल्टीमेट विजन क्या है? देखिए, अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो कम से कम 5 इंडियन बैंक्स को ग्लोबल टॉप 100 की लिस्ट में अपनी जगह बनानी ही होगी। सिर्फ अपने दम पर धीरे धीरे ग्रो करना अब काफी नहीं होगा। आने वाले समय में मेजर कंसोलिडेशंस और मर्जर्स ही वो अकेला रास्ता है जो इंडिया को उस ग्लोबल मंच पर खड़ा करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो बात बहुत ही सिंपल है। द एरा ऑफ लग्जरी मार्जिन्स इज ओवर, द एरा ऑफ स्मार्ट स्केलिंग इज हियर। जो बैंक सिर्फ अंधाधुंध बिजनेस बढ़ाने पर फोकस करेंगे ना, वो पीछे छूट जाएंगे। अब प्रिसाइज और एक कैलकुलेटेड इवोल्यूशन ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता बचा है। आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं, जब ऑर्गेनिक ग्रोथ अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है तो ग्लोबल स्टेज जीतने के लिए कौन से इंडियन बैंक्स आपस में मर्ज होंगे? आने वाले कुछ साल हमारी इकोनॉमी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। इस खास डीप डाइव विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।